हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कामयाब एजुकेटर में। आज की इस वीडियो में हम एनसीईआरटी एमसीक्यू सीरीज जो क्लास 6 to 10 चैप्टर वाइज बनाई गई है, उसकी कक्षा 7 की इतिहास की पुस्तक हमारे अतीत भाग 2 का चैप्टर वाइज एमसीक्यू सीरीज का रिव्यू करेंगे, जो DSSB और EMRS TGT सोशल साइंस के एग्जाम की तैयारी के लिए काफी बेनिफिशियल रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये है हमारी इतिहास की हमारे अतीत भाग 2 कक्षा 7 की पुस्तक, जिसका पहले चैप्टर का नाम है हजारों वर्ष के दौरान हुए परिवर्तन की पड़ताल। पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 700 से 1750 ईस्वी के बीच निम्न नई प्रौद्योगिकी के दर्शन कब हुए? तो वो उपरोक्त सभी। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। मुसलमानों का कौन सा धर्म ग्रंथ है? तो वह कुरान शरीफ। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। खलीफाओं के प्रभुत्व को स्वीकार करने वाला कौन सा मुस्लिम समुदाय था? तो वह था सुन्नी। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। पैगंबर साहिब के दामाद अली से जुड़ा मुस्लिम समुदाय कौन सा है? वह शिया। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। इस्लामी न्याय सिद्धांत क्या है? उसे कहा जाता है उलेमा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। भारतीय महाद्वीप का मानचित्र एक किसने बनाया था? तो वे थे अरब भूगोलवेत्ता अल इदरीसी। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप का मानचित्र एक कब बनाया गया? तो सन 1154 में। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। मानचित्र 2 किसने और कब बनाया? तो वह फ्रांसीसी चित्रकार 1720 में। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। मानचित्र 2 मानचित्र 1 के कितने वर्ष के बाद बनाया गया? तो 600 वर्ष के बाद। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। पांडुलिपियों को कहाँ रखा जाता है? अभिलेखोगार में। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नस्तलिक लिपि कैसे लिखी जाती थी? बाएं से दाएं ओर। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। शिकस्त लिपि कैसे लिखी जाती थी? दाएं से बाएं ओर। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सबसे ज्यादा उन्नति कब हुई? सन 700 से 1750। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सन 700 से 1750 के बीच कौन सा खान पान आया? तो इसमें उपरोक्त सभी। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। राजपूत कौन से वर्ण में होने का दावा करते हैं? तो इसमें क्षत्रिय। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। जाति पंचायत किसे कहते हैं? बड़े बुजुर्गों की सभा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अमीर खुसरो ने भाषाओं के बारे में कब बताया? तो सन 1318 में। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। संस्कृत भाषा एक डैश भाषा है? तो वह प्राचीन। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ब्राह्मणों के आदर के लिए कौन सा शब्द इस्तेमाल होता था? तो वह था संरक्षक। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। कुरान शरीफ की उत्पत्ति का कब पता चला? 7वीं सदी में। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। भारत के इतिहास को कितने युगों में बांटा गया? 3। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। भारत के इतिहास के कौन कौन से युग थे? तो उपरोक्त सभी। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। आधुनिक काल की तुलना मध्यकाल कैसा था? तो रूढ़िवादी। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। आधुनिकता के साथ कौन सी प्रगति का भाव जुड़ा है? तो बौद्धिक और भौतिक उन्नति। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। भाषा के बारे में किसने बात उठाई? तो वे थे अमीर खुसरो। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हिंदुस्तान शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? मिनहाज ए सिराज। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। कन्नौज कहाँ पर स्थित है? उत्तर प्रदेश में। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। किस दिल्ली सुल्तान की प्रशंसा में एक संस्कृत प्रशास्त्री लिखी गई? तो गयासुद्दीन बलबन। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अतीत में विदेशी किसे माना जाता था? जो भारतीय ना हो, अजनबी को, विदेशों में रहने वाले को, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों, बढ़ते हैं अपने पुस्तक के अगले चैप्टर राजा और उनके राज्य। पहला सवाल है। न्याय अधिकारियों द्वारा जुर्माने के तौर पर कौन से कर वसूल किए जाते थे? तो उपरोक्त सभी। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। भूमि की सीमाओं को किससे चिन्हित किया जाता था? तो कांटेदार झाड़ियां लगाकर। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। मिसाल के तौर पर किसने राजशाही कायम करने के लिए सैन्य कौशल का इस्तेमाल किया? तो इसमें कदम मयूर शर्मन और गुज्जर प्रतिहार हरिचंद्र ब्राह्मण, का और खा दोनों। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। एलोरा की गुफाओं को किसकी आकृति में दिखाया गया है? तो वे विष्णु को नरसिंह के रूप में और पुरुष सिंह के रूप में, का और खा दोनों। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। राज राजेंद्र प्रथम द्वारा बनाए गए कौन से मंदिर मूर्तिकला की दृष्टि से चमत्कार हैं? तो वह तंजावुर और गंगईकोंड चोलपुरम के बड़े मंदिर, का और खा दोनों।
अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। मंदिर पूजा आराधना के साथ किस किस चीज के केंद्र थे? तो इसमें उपरोक्त सभी। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सिंचाई के लिए कौन सी पद्धतियां अपनाई जाती थी? तो इसमें उपरोक्त सभी। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सिंचाई के काम में किन योजनाओं की जरूरत होती थी? तो इसमें उपरोक्त सभी। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ग्राम परिषद और नाडू गांव के समूह में कौन से प्रशासनिक कार्य करते थे? तो का और खा दोनों, न्याय करने और कर वसूलने। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। भूमि पर कौन सी चीजें ऐसी हैं जिन पर कर वसूल किया जाता है? तो इसमें उपरोक्त सभी। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 7वीं और 12वीं शताब्दी के प्रमुख राज्य कौन कौन से रहे हैं? तो इसमें उपरोक्त सभी। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। कदम, मयूर, शरमन और गुज्जर प्रतिहार ने कौन से राज्य में सफलता प्राप्त की थी? तो इनमें से किसी में भी नहीं। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सुल्तान महमूद ने कब से कब तक शासन किया? तो सन 997 से 1030। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सुल्तान महमूद ने अपने नियंत्रण का विस्तार किस हिस्से तक किया? तो का और खा दोनों, मध्य एशिया के भागों में, ईरान और उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम भागों में। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। चौहानों का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? तो वह था पृथ्वीराज तृतीय। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सबसे शक्तिशाली चोल शासक किसे माना गया? तो राजा राज प्रथम। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। विजयालय ने डेल्टा पर कब्जा करके वहां क्या बनवाया? तो तंजावुर शहर और निशुम सुहिनी देवी का मंदिर, का और खा दोनों। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सोमनाथ मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो वह गुजरात में। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। मुगल काल में किसानों की बस्तियां क्या कहलाती थी? उर। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। किसी विद्यालय के रखरखाव के लिए दी गई भूमि क्या कहलाती थी? शाला भोग। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। राज तरंगिणी किसके द्वारा लिखी गई थी? कल्हड़ के द्वारा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सोमनाथ मंदिर को कौन लूट कर ले गया था? महमूद गजनवी। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। मंडल के स्वामी को क्या कहा जाता था? महामंडलेश्वर। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। दंती दुर्ग कौन था? राष्ट्रकूट का प्रधान। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। राष्ट्रकूट काल की कृति कौन सी है? तो एलोरा की गुफा और अजंता की गुफा दोनों। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। राजाओं के राजा को क्या कहते हैं? महाराजा धीराज। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। त्रिभुवन का क्या अर्थ होता है? 3 भवनों का समूह। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। चौहानों का प्रसिद्ध शासक कौन था? तो वह था पृथ्वीराज तृतीय। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गोरी के बीच युद्ध कब हुआ था? तो 1191 और 1192। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। गांव के समूह को क्या कहते हैं? नाडू। अगले सवाल की तरफ कहते हैं। गंगई कोंड चोलपुरम क्या है? मंदिर। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों ये हमारा अगला चैप्टर दिल्ली 12 से 15वीं शताब्दी। पहला सवाल है। रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी कब सिंहासन पर बैठी? 1236 में। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। कौन दिल्ली के सुल्तानों में शामिल नहीं था? अकबर। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अलाउद्दीन खिलजी के अधीन किस पर कर लिया जाता था? उपरोक्त सभी। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सांकेतिक मुद्रा चलाने वाला सुल्तान कौन था? मोहम्मद तुगलक। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। दिल्ली के किस सुल्तान ने कीमतों पर नियंत्रण लागू किया? तो वे थे अलाउद्दीन खिलजी। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। दिल्ली सल्तनत का अंतिम राजवंश कौन था? लोधी वंश। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। मुगल सम्राट हुमायूं को पराजित करने वाला शासक कौन था? तो शेरशाह सूरी। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हौज खास कहाँ पर स्थित है? दिल्ली में। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। दिल्ली के सुल्तानों के शासनकाल में भाषा कौन सी थी? तो वे थी फारसी। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। इब्न बतूता किस देश से भारत आया था? मोरक्को से। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले दिल्ली में राजधानी किसने स्थापित की थी? तोमर ने। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सबसे पहला तुर्की शासक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? जलालुद्दीन खिलजी। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अलाई दरवाजा कहाँ पर स्थित है? दिल्ली में। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। मुसलमान अल्लाह की आराधना में क्या करते थे? सजदा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। किसने मेरिशियन शहर सैनिकों के लिए बनाया था? वे था अलाउद्दीन खिलजी। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद किसके द्वारा बनाई गई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक। अगले सवाल की तरफ जहां पना शहर किसने बसाया था? शाहजहां ने। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपने पुस्तक के अगले चैप्टर पे। मुगल 16वीं से 17वीं शताब्दी। कुतुब मीनार की पहली मंजिल किसने बनवाई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। कुतुब मीनार का निर्माण कार्य किसने पूरा कराया? इल्तुतमिश ने। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 11वीं शताब्दी के आरंभिक में निम्नलिखित में से
किसके मंदिर का शिखर सबसे ऊंचा था? तंजावुर का राज राजेश्वर मंदिर। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तंजावुर के राज राजेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? राजा राजदेव ने। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सोमनाथ के मंदिर को लूटने वाला आक्रमणकारी कौन था? तो महमूद गजनवी। अगले सवाल की तरफ चार बाग बनाने की परंपरा किस शासक के समय शुरू हुई? अकबर के। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। आगरा में ताजमहल तथा दिल्ली में लाल किले का निर्माण किसने करवाया? शाहजहां ने। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। कुतुब मीनार का इल्तुतमिश द्वारा कब पूरा किया गया? 1229 में। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। 8वीं और 18वीं शताब्दी में राजाओं ने कौन सी इमारतों का निर्माण कराया? तो उपरोक्त सभी। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अनुप्रस्थ टोडा शैली किसे कहते हैं? उपरोक्त सभी। छत बनाना, खिड़कियां बनाना, दरवाजे बनाना। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण किस राजा ने कराया? राजा धंगदेव। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। मंदिर में मूर्तियां कहाँ रखी जाती? गर्भगृह में। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। चारू पल्लम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? चढ़ाई दर रास्ता। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। फारसी दरबारी के इतिहास में सुल्तान का वर्णन किस रूप में हुआ? अल्लाह की परछाई। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। आब का क्या अर्थ होता है? पानी। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। प्राचीन काल में राजा मंदिरों का निर्माण किस कारण करवाते थे? उपरोक्त सभी। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। आर्फियस कौन था? यूनानी देवता। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुब मीनार कितनी मंजिला इमारत है? 5 मंजिली। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। कुतुब मीनार का निर्माण कब कराया गया? 1199 में। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। आगरा का किला किसने बनवाया था? अकबर ने। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद कहाँ पर स्थित है? दिल्ली में। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? चंदेलों ने। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। जामा मस्जिद किसने बनवाई थी? शाहजहां ने। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। चार बाग कहाँ पर स्थित है? दिल्ली में। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। शालीमार बाग कहाँ पर स्थित है? कश्मीर में। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। शेख चेहली का मकबरा कहाँ पर स्थित है? थानेसर कुरुक्षेत्र में। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ताजमहल आगरा में किस नदी पर स्थित है? यमुना नदी पर। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हरमंदिर साहिब स्वर्ण मंदिर कहाँ पर स्थित है? अमृतसर में। बढ़ते हैं दोस्तों अगले चैप्टर पर। जनजातीय खाना बदोश और एक जगह बसे हुए समुदाय। पहला सवाल है। रथकारों के लिए क्या कामकाज तय किए गए थे? उपरोक्त सभी। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। किस प्रकार के समाज को जनजाति कहा जाता है? उपरोक्त सभी। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। जनजातियां किस प्रकार अपना जीविकोपार्जन करती हैं? उपरोक्त सभी। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। गख्खर लोगों को मुखिया कमाल खान गख्खर को बादशाह अकबर ने क्या बनाया था? मनसबदार। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से उत्तर पश्चिम में रहने वाली शक्तिशाली जनजाति कौन सी है? बलोच। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अकबर के प्रसिद्ध सेनापति राजा मानसिंह ने चेर लोगों को पर हमला कब किया? 1591 में। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। मुगल सेनाओं ने किसके समय में चेर जनजाति को अपना अधीनस्थ कर लिया? औरंगजेब। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से किन ब्राह्मणों द्वारा जातियों के रूप में मान्यता दी गई? तो दी गई थी उपरोक्त सभी को। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। रानी दुर्गावती ने किसके नाम पर अपने शासन की कमान संभाली? पुत्र के। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। मुगलों ने किसके नेतृत्व में अहोम राज्य पर हमला किया? मीर जुमला। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अहोम राज्य के लिए जिन लोगों से जबरन काम लिया जाता था वे कहलाते थे पाइक। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अहोम लोगों ने किसकी खेती में नए नए तरीके प्रयोग किए? चावल। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। शिव सिंह के काल में अहोम लोगों का प्रधान कौन सा धर्म बन गया? हिंदू। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। इतिहास में सबसे प्रसिद्ध पशुचारी और शिकारी संग्राहक जनजाति कौन सी थी? मंगोल। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। संग्राम शाह की उपाधि किसने धारण की थी? गोंड राजा अमनदास। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। गोखर जनजाति किस स्थान पर पाई जाती है? पंजाब। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सबसे महत्वपूर्ण व्यापारी खाना बदोश कौन से है? बंजारे। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। बंजारों का कारवा क्या कहलाता है? टांडा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। बाजारों की व्यवस्था किस सुल्तान ने की? अलाउद्दीन खिलजी ने। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। स्थानांतरित कृषि किस जनजाति के लोग करते थे? गोंड लोग। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। 84 का विभाजन कैसे होता था? बरहोतों में। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अहोम समाज कुलों में विभाजित को क्या कहा जाता है? खेल। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले चैप्टर 6 पर, ईश्वर से अनुराग।
पहला सवाल है, विशद धार्मिक अनुष्ठानों के माध्यम से किसे देवी देवताओं के रूप में जाना जाने लगा? तो उपरोक्त सभी। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, नयनार साधु संतों की संख्या कितनी है? 63। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, अलवार संत संख्या में कितने थे? 12। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, भारत के सर्वाधिक प्रभावशाली दार्शनिकों में से किसका जन्म 8वीं शताब्दी में केरल प्रदेश में हुआ था? शंकर। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, रामानुज का 11वीं शताब्दी में जन्म स्थान कौन सा है? तमिलनाडु। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, रामानुज ने कौन से सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो वह था विशिष्टता द्वैत। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, 13वीं से 17वीं शताब्दी तक महाराष्ट्र में सबसे महत्वपूर्ण संत कौन थे? तो ज्ञानेश्वर, नामदेव, तुकाराम, एकनाथ, उपरोक्त सभी। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, सूफी केंद्र कौन कौन से हैं? तो उपरोक्त सभी। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, जलालुद्दीन रूमी कौन सी सदी का महान सूफी शायर था? 13वीं शताब्दी। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, गुरु नानक का जन्म कब हुआ? 1469 में। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, गुरु नानक का जन्म स्थान कहाँ पर है? तलवंडी। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, गुरु नानक ने केंद्र कहाँ स्थापित किया था? करतारपुर में। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, गुरु नानक जी की मृत्यु कब हुई? 1539 में। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, गुरु नानक जी ने किसे अपना उत्तराधिकारी चुना? गुरु अंगद। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, पंजाबी की लिपि कौन सी है? गुरुमुखी। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, गुरु अंगद के 3 उत्तराधिकारियों ने अपनी रचनाएं किसके नाम से लिखी? गुरु नानक देव। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, स्वर्ण मंदिर कहाँ पर है? अमृतसर। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, 1606 में किसे मृत्युदंड देने का आदेश दिया गया? गुरु अर्जुन। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, गुरु गोविंद सिंह ने खालसा की संस्था का निर्माण किया 1699 में। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, भक्ति और सूफी आंदोलन का उद्भव किस शताब्दी में हुआ? 8वीं। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, नयनार और अलवार भक्ति आंदोलन कहाँ पर चलाया था? दक्षिण भारत। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, नयनार संप्रदाय किस ईश्वर की भक्ति करते थे? शिव भक्ति। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, संगम साहित्य किस भाषा में लिखा गया? तमिल। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, अलवार किस ईश्वर की भक्ति करते थे? वैष्णव भक्ति। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, अद्वैतवाद के समर्थक कौन थे? शंकर। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ और तुकाराम किस जगह के संत थे? महाराष्ट्र। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, संग्राम शाह की उपाधि किसने धारण की थी? तो वो की थी गोंड राजा अमनदास ने। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपने पुस्तक के चैप्टर नंबर 7, क्षेत्रीय संस्कृतियों का निर्माण। पहला प्रश्न है, मणि प्रवालम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? का और खा दोनों ही, हीरा और मूंगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, जगन्नाथ शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है दुनिया का मालिक। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, जगन्नाथ किसका पर्यायवाची है? विष्णु का। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, कत्थक शब्द किस शब्द से निकला है? कथा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, कत्थक किन 2 परंपराओं अर्थात घरानों में फला फूला? तो वे का और खा दोनों। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, कौन से नृत्य रूप है जिसमें शास्त्रीय माना जाता था? तो उपरोक्त सभी। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, बंगाल के लोगों की भाषा कौन सी है? बंगाली। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, कौन से लोग संस्कृत से उपजी हुई भाषा नहीं बोलते? वह बंगाल। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, बंगाली का उदय किस भाषा में हुआ? संस्कृत। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, 14वीं से 16वीं शताब्दी के बीच बंगाल पर किसका शासन रहा? सुल्तानों का। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, गैर संस्कृत शब्दों का विशाल शब्द भंडार किन भाषाओं के स्रोतों से प्राप्त हुआ? उपरोक्त सभी। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, मांगलिक शब्द का क्या अर्थ है? शुभ। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, बंगाल में मंदिर किन चीजों के बने होते थे? का और खा दोनों। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, मंदिरों की बाहरी दीवारें किनसे सजी होती थी? उपरोक्त सभी। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, बंगाल में अधिकतर क्या पाया जाता है? का और खा दोनों, मछली और धान। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, बंगाल में रचित 13वीं शताब्दी का संस्कृत कौन सा है? बृहद धर्म पुराण। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, जगन्नाथ मंदिर कहाँ पर स्थित है? पुरी, उड़ीसा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, कथक कहाँ का लोक नृत्य है? उत्तर भारत। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, भरतनाट्यम कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? तमिलनाडु। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, कुचिपुड़ी कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? आंध्र प्रदेश। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, रामचरितमानस किसकी रचना है? तुलसीदास। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, सूरसागर, सूरसारावली और साहित्य लहरी किसकी रचना है? सूरदास की। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, पंचवाणी और बीजक किसकी रचना है? कबीरदास की। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का जन्म कहाँ पर हुआ? दिल्ली में। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, गुरुमुखी लिपि किसके द्वारा लिखी गई थी? गोविंद देव।
तो दोस्तों बढ़ते हैं अपने पुस्तक के 8वें चैप्टर पे, 18वीं शताब्दी में नए राजनीतिक गठन। पहला सवाल है, पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? 1761 में। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, नादिर शाह कहाँ का शासक था? ईरान। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण कब किया था? 1739। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, अहमद शाह अब्दाली ने उत्तरी भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? 5। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, मुर्शीद कुली खां कहाँ का संस्थापक था? बंगाल। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, राजा जयसिंह कहाँ के राजा थे? जयपुर के। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, हैदराबाद राज्य की स्थापना किसने की? निजामुल मुल्क असफ जहां। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, मेहरगढ़ किला कहाँ पर स्थित है? जोधपुर में। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, फ्रांसीसी क्रांति कब हुई? 1789 में। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, अवध राज्य का संस्थापक कौन था? सादत खान। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, पुराने मुगल प्रांतों से जिन उत्तराधिकारी राज्यों का उदय हुआ उनमें से प्रमुख राज्य कौन से हैं? तो उपरोक्त सभी। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, अवध प्रदेश किस नदी के उपजाऊ मैदान में फैला हुआ था? गंगा नदी। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, किसके नेतृत्व में बंगाल मुगल नियंत्रण से अलग हो गया? तो खान मुर्शीद कुली। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, जोधपुर के राजा अजीत सिंह को कहाँ की सूबेदारी मिल गई? गुजरात। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, जोधपुर राजघराने ने किसे जीतकर अपने राज्य में मिला लिया? नागौर। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, खालसा पंथ ने गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद किसके नेतृत्व में मुगल सत्ता के खिलाफ विद्रोह किया? बंदा बहादुर। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, बंदा बहादुर जी को कब मारा गया? 1716 में। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, जत्थों और मिसलों की संयुक्त सेना क्या कहलाती है? दल खालसा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, राखी व्यवस्था के अंतर्गत किसानों से उनकी उपज का कितना प्रतिशत कर के रूप में लिया जाता है? 20%। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, महाराजा रणजीत सिंह ने विभिन्न सिख समूहों में फिर से एकता कायम करके किसे अपनी राजधानी बनाया? लाहौर। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, 1730 के दशक में मराठा नरेश को दक्कन प्रायद्वीप में कौन से कर वसूलने का अधिकार मिला? का और खा दोनों। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, किस नेता के नेतृत्व में जाटों ने दिल्ली के पश्चिमी क्षेत्रों में अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया? चूड़ामन। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, जाटों ने अंबर और आगरा की शैलियों का समन्वय करते हुए विशाल बाग महल कहाँ बनाया? दीग में। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, जो हमारे इस पुस्तक का अंतिम सवाल है, राजा जयसिंह कहाँ के सूबेदार रहे? तो वे आगरा और मालवा दोनों के। तो दोस्तों ऐसी ही और भी एनसीईआरटी एमसीक्यू सीरीज की लेटेस्ट वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक और शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल कामयाब एजुकेटर में। आज के इस वीडियो में हम NCERT MCQ सीरीज जो क्लास 6 to 10 चैप्टर वाइज बनाई गई है उसकी कक्षा 7 की भूगोल की पुस्तक हमारा पर्यावरण का चैप्टर वाइज MCQ का रिव्यू करेंगे, जो DSSB और EMRS TGT सोशल साइंस के एग्जाम की तैयारी के लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों ये है हमारा 7वीं क्लास की ज्योग्राफी, जिसका पहला पार्ट है पर्यावरण। पहला क्वेश्चन है, पर्यावरण से हमें क्या क्या मिलता है? तो उपरोक्त सभी। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, निम्न में से कौन सी प्रकृति की देन नहीं है? तो वह है बांध। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, निम्न में से मानव निर्मित संसाधन कौन से हैं? तो उपरोक्त सभी। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, पृथ्वी की कठोर ऊपरी परत ठोस प्रॉपर्टी क्या कहलाती है? स्थल मंडल। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, पृथ्वी पर जीवन को संभव बनाने वाले कारक कौन कौन से हैं? तो सभी सामूहिक रूप से।
अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, वस्तु विनिमय पद्धति का क्या अर्थ होता है? अदला बदली का व्यापार। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, जो कुछ भी आप अपने आसपास देखते हैं उसे क्या कहा जाता है? पर्यावरण। अगले सवाल की ओर चलते हैं, पर्यावरण यानी एनवायरमेंट शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई थी? तो फ्रेंच शब्द के एनवायरोनेर से। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, पर्यावरण के कितने घटक होते हैं? 3। अगले सवाल की तरफ चलते हैं, पर्यावरण के घटक कौन कौन से होते हैं? का और खा दोनों, प्राकृतिक घटक और मानव निर्मित घटक। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, पर्यावरण के प्राकृतिक घटक कौन से हैं? तो उपरोक्त सभी। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, पर्यावरण के मानव निर्मित घटक कौन से हैं? उपरोक्त सभी। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, वह तंत्र जिसमें समस्त जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ निवास करते हैं उसे क्या कहते हैं? पारितंत्र। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, हमें सांस लेने के लिए हवा, पीने के लिए जल, खाने के लिए भोजन एवं रहने के लिए भूमि प्रदान करता है पर्यावरण। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, वायुमंडल हमारे लिए किस प्रकार आवश्यक है? तो उपरोक्त सभी के लिए। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, ग्रीन हाउस प्रभाव कौन सी गैस पैदा करती है? तो वह कार्बन डाइऑक्साइड। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, दूषित वायु में सांस लेने पर क्या होता है? हमें सांस संबंधी रोग होते हैं। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, वायुमंडल में सर्वाधिक पाए जाने वाली गैस कौन सी है? वह है नाइट्रोजन। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, प्रकाश संश्लेषण द्वारा कौन सी ऑक्सीजन उत्पन्न करता है? तो हरे पादप। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, हरे पादप अपने भोजन के रूप में किसका उपयोग करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, प्राकृतिक संतुलन को कौन प्रभावित करता है? तो उपरोक्त सभी। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, हमारा वायुमंडल कितनी परतों में विभाजित है? तो वह है 5। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, शोभ मंडल वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत क्यों है? इसमें उपरोक्त सभी कारणों की वजह से महत्वपूर्ण है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, वायुमंडल की कौन सी परत हवाई जहाज उड़ाने के लिए आदर्श होती है? तो वह समताप मंडल। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, कौन सी गैस की परत सूर्य से आने वाली हानिकारक गैसों से हमारी रक्षा करती है? तो वह ओजोन गैस। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, मध्यमंडल की क्या विशेषता होती है? उपरोक्त सभी। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, रेडियो संचार के लिए किस परत का उपयोग होता है? तो वह बाह्य मंडल। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत को किस नाम से जाना जाता है? तो वह बहिर्मंडल। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, मौसम की जानकारी के यंत्र कौन से हैं? तो उपरोक्त सभी। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, तापमान यंत्र की विशेषता क्या है? तो उपरोक्त सभी। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, पवन कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, स्थल एवं समुद्री समीर कौन सी पवन के उदाहरण हैं? स्थानीय पवने। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, भारत के उत्तरी क्षेत्र की गर्म एवं शुष्क स्थानीय पवन को क्या कहते हैं? लू। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, कौन सी पवनें विभिन्न ऋतुओं में अपनी दिशा बदलती है? तो मौसमी पवनें। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, वर्षा कितने प्रकार की होती है? 3। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, आर्द्र दिन में क्या होता है? तो उपरोक्त सभी। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, वर्षण के दूसरे रूप कौन से होते हैं? तो उपरोक्त सभी। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, वायु के संघटक कौन से हैं? उपरोक्त सभी। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, समताप मंडल कितने किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला है? 50 किलोमीटर। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, सूर्य से आने वाली वह ऊर्जा जिससे पृथ्वी रोक लेती कहलाती है आतपन। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, वायु प्रदूषण को रोकने का उपाय बताइए। तो इसमें मृत पशुओं को गड्ढा खोदकर उसे दबाना चाहिए। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, वायु में मौजूद ताप एवं शीतलता के परिणाम को क्या कहते हैं? तापमान। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, पश्चिम दिशा से आने वाली पवन को अन्य किस नाम से जाना जाता है? पछुआ पवन। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, पर्यावरण क्या है? ये सभी। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, मनुष्य पर्यावरण को कैसे प्रदूषित करता है? कूड़ा करकट फैलाकर। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, मानव निर्मित पर्यावरण के घटक कौन से नहीं है? तो वायुमंडल। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, सजीव प्राणियों के अंतर्गत कौन आते हैं? पादप एवं जंतु। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, स्थल मंडल किससे बना होता है? चट्टानों एवं खनिजों द्वारा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, मानव व्यवहार को सर्वाधिक क्या प्रभावित करता है? आसपास का माहौल। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल किस प्रकार आवश्यक है? तो उपरोक्त सभी की वजह से। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? जैसलमेर में। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, पर्यावरण पर कौन कौन निर्भर होते हैं? ये सभी। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, प्रकृति के ह्रास का क्या कारण होता है? मानव की आग उगलती आवश्यकताएं। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं,
वस्तु विनिमय पद्धति किसका अभिन्न अंग है? तो वह व्यापार का। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। पुराने समय में मानव जीवन सरल क्यों था? तो उपरोक्त सभी के कारण। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। पर्यावरण के प्राकृतिक घटक कौन नहीं है? तो वह उद्योग। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। पर्यावरण एनवायरमेंट शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई? फ्रेंच भाषा से। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। पर्यावरण हमें क्या प्रदान करता है? उपरोक्त सभी। तो दोस्तों चलते हैं अपनी पुस्तक के दूसरे चैप्टर पर, हमारी पृथ्वी के अंदर। तो पहला क्वेश्चन है, पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी परत को क्या कहा जाता है? परपटी। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। नीचे दिए गए कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। पृथ्वी की ऊपरी परत को परपटी कहते हैं तथा ये सबसे पतली परत है। महासागरीय परपटी की मोटाई महाद्वीपीय परपटी से अधिक होती है। तो इसमें कौन सा कथन सही है? तो इसमें केवल पहला कथन सही है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है? 6371 किलोमीटर। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। महाद्वीपीय द्रव्यमान पर प्रॉपर्टी की मोटाई लगभग डैश है 35 किलोमीटर। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। महासागर की परपटी में मुख्य रूप से डैश और डैश की बनी होती है सिलिका और मैग्नीशियम। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सबसे आंतरिक परत को डैश के रूप में जाना जाता है? क्रोड। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। पृथ्वी के कुल आयतन में सबसे अधिक हिस्सा किस परत का है? तो वह है मेटल का। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। समुद्र तल पर परपटी की मोटाई कितनी है? 5 किलोमीटर। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्रोड मुख्य रूप से डैश और डैश से बनी है? लोहा और निकल से। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? महाद्वीपीय परपटी सिलिका एल्यूमिनियम जैसे खनिजों से बनी है। महासागरीय परपटी सिलिका एवं आयरन से बनी हुई है। पृथ्वी की सतह परपटी के नीचे मेटल होता है और पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत को क्रोड कहते हैं जो मुख्यतः निकेल एवं लोहे से बनी है। तो इसमें दूसरा सही है। महासागरीय परपटी सिलिका एवं आयरन से बनी होती है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। जब द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस हो जाता है तब इस प्रकार बने शेल को कहते हैं आग्नेय शेल। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। महाद्वीपीय द्रव्यमान के मुख्य खनिज घटक डैश और डैश के बने हैं तो वह है सिलिका और एल्यूमिना। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। भूपर्पटी के ठीक नीचे से मेटल कितनी गहराई तक फैला हुआ है? तो वह 2900 किलोमीटर। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्रोड की त्रिज्या लगभग कितनी है? 3500 किलोमीटर। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। उच्च ताप एवं दाब के कारण कौन सी शेल कायांतरिक शेल में परिवर्तित होती है? दोनों शेल, आग्नेय और अवसादी दोनों। तो दोस्तों चलते हैं अपने अगले अध्याय पे, हमारी बदलती पृथ्वी। पहला सवाल है। भूकंप के कारण सर्वाधिक हानि कहाँ होती है? अधिकेंद्र के निकटतम भाग में। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। एक प्रकार की भूकंपीय तरंग कौन सी होती है? तो उपरोक्त सभी। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। भूकंप की तीव्रता मापने की इकाई क्या है? रिएक्टर स्केल। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। नदी द्वारा बनाया गया भूदृश्य क्या है? तो उपरोक्त सभी। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। बाढ़ग्रस्त मैदान का निर्माण किसके द्वारा होता है? नदी के द्वारा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। नदी के मुहाने पर बनने वाला स्थल रूप कौन सा है? डेल्टा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। समुद्री तरंग द्वारा बनाई गई दीवार जैसी आकृति क्या कहलाती है? स्टैक। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। रेगिस्तान के अपरदन एवं निक्षेपण का प्रमुख कारक क्या है? पवन। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। मानव द्वारा बनाई गई भू आकृति कौन सी है? तो उपरोक्त सभी। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। भूपर्पटी पर खुला एक ऐसा छिद्र जिससे पिघले हुए पदार्थ अचानक निकल जाते हैं उसे क्या कहते हैं? ज्वालामुखी। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। स्थल मंडल प्लेटों के गति करने पर पृथ्वी की सतह पर जो कंपन होता है उसे क्या कहते हैं? भूकंप। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। भूकंपीय तरंगे कितने प्रकार की होती? 3। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 3 प्रकार की भूकंपीय तरंगे कौन सी होती है? पी तरंगे, एस तरंगे और एल तरंगे। उपरोक्त सभी। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। वे स्थान जहां भूकंप उत्पन्न होता है तो उसे क्या कहते हैं? उद्गम केंद्र। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सबसे ऊंचा जलप्रपात कहाँ है? तो एंजल जलप्रपात, दक्षिण अमेरिका। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। छत्रक शेलें कहाँ पाई जाती है? रेगिस्तान में। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। चाप झील कहाँ पर है? नदी घाटियों में। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। भूकंप की अधिकतम तीव्रता कितनी होती है? 7.0। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। महाद्वीपीय और महासागरीय सतह किस पर टिकी होती है? स्थल मंडलीय प्लेटों पर। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। स्थानीय लोग किस प्रकार भूकंप की संभावना का अनुमान लगाते हैं? तो उपरोक्त सभी। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। गुजरात के भुज शहर में भूकंप किस वर्ष आया था? वर्ष 2001 में। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। भूकंप के दौरान कहाँ आश्रय लेना चाहिए? का और खा दोनों में।
अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, भूकंप के दौरान किन चीजों से दूर रहना चाहिए, तो उपरोक्त सभी। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, अमेरिका के कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका की सीमा पर कौन सा जलप्रपात स्थित है, तो नियाग्रा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, हिमनद क्या होते हैं, हिमानी बर्फ की नदियां। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, हिमनद हिमोड़ का निर्माण किन पदार्थों से मिलकर होता है, तो उपरोक्त सभी। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, बालू डिब्बा कहाँ पर बनता है, रेगिस्तान पर। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, विशाल लोएस्ट निक्षेप कहाँ पाए जाते हैं, चीन में। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले चैप्टर पर, वायु में। पहला सवाल है, वायुमंडल की किस परत में ओजोन गैस की परत होती है, तो वह है समताप मंडल। अगले सवाल की तरफ, पृथ्वी पर सभी जीव जीवित रहने के लिए किस पर निर्भर रहते हैं, वायुमंडल पर। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, वायुमंडल में कितने प्रतिशत कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, तो 0.0003%। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, वायुमंडल का बड़ा भाग कौन सी दो गैसों से बना है, तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, शोभ मंडल के ऊपर का भाग क्या कहलाता है, समताप मंडल। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, समताप मंडल कितनी ऊंचाई तक फैला है, 50 किलोमीटर। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, उल्का पिंड किस परत में आने पर जल जाते हैं, मध्यमंडल। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, मध्यमंडल की ऊंचाई कितनी है, 80 किलोमीटर। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, हवाई जहाज उड़ाने के लिए कौन सी परत उपयुक्त है, समताप मंडल। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, वायु में पाई जाने वाली गैस कौन सी है, नाइट्रोजन। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, रेडियो तरंगे किस मंडल में होती है, बाह्य मंडल। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, हीलियम और नाइट्रोजन गैस कौन से मंडल में होती है, बहिर्मंडल। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, वायु में शामिल ताप और शीतलता के परिणाम को क्या कहते हैं, तापमान। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, जिस यंत्र से तापमान मापा जाता है क्या कहलाता है, तापमापी। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, डिग्री सेल्सियस का आविष्कार किसने किया था, एंडरसन सेल्सियस ने। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर वायु की गति को क्या कहते हैं, पवन। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, पवनों के 3 प्रकार कौन से हैं, तो उपरोक्त सभी। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, वर्ष भर लगातार निश्चित दिशा में चलने वाली कौन सी पवन है, स्थायी पवन। अगले सवाल की तरफ, हरियाणा में कौन से महीने में स्थानीय पर लू चलती है, जून में। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, जब वृष्टि तरल रूप में पृथ्वी पर आती है तो हम क्या कहते हैं, वर्षा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, हरियाणा में शीतलता होने वाली वर्षा का कारण क्या है, पश्चिमी चक्रवात। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी गैस हमें सूर्य के हानिकारक किरणों से बचाती है, ओजोन। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत कौन सी, शोभ मंडल। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, वायुमंडल की निम्न परतों में से कौन सी बादल विहीन है, तो है समताप मंडल। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, वायुमंडल का परतों में जब हम ऊपर से जाते हैं तो वायुदाब कैसा होता है, वायुदाब बढ़ जाता है। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले चैप्टर नंबर 5, जल पे। पहला सवाल है, लवण जल का स्रोत कौन सा है, तो उपरोक्त सभी। अगले सवाल की तरफ चलते हैं, महासागरों और सागरों के जल में पाए जाने वाले खाने में प्रयोग किए जाने वाला मुख्य नमक कौन सा है, सोडियम क्लोराइड। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, निम्न में से कौन महासागरों की गति नहीं है, तो हिमनद। अगले सवाल की तरफ चलते हैं, विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है 22 मार्च। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, समुद्र में बहुत अधिक ऊंचाई उठाने वाली विशाल ज्वारीय तरंगे क्या कहलाती है, सुनामी। अगले सवाल की तरफ चलते हैं, ज्वार भाटा के लिए निम्न में से कौन सा गुरुत्वाकर्षण बल उत्तरदायी है, सूर्य और चंद्रमा दोनों। अगले सवाल की तरफ, गल्फ स्ट्रीम जलधाराएं कौन सी होती है, गर्म। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, लवणीय जल कहाँ पर पाया जाता है, महासागरों एवं समुद्रों के जल से। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, जब महासागरीय सतह पर जल लगातार उठता और गिरता है तो उसे क्या कहते हैं, ज्वार भाटा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं, इंदिरा पावर पॉइंट कहाँ पर स्थित है, तो वह अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के पास। अगले सवाल की तरफ चलते हैं, ज्वार भाटा दिन में कितनी बार आते हैं, 2 बार। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, जब सर्वाधिक ऊंचाई तक उठकर जल तट के बड़े हिस्से को डुबो देती है तो उसे क्या कहते हैं, ज्वार। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, हिंद महासागर में सुनामी तरंगे कब आती है, 26 कब आई थी, 26 दिसंबर 2004 को। अगले सवाल की तरफ चलते हैं, सुनामी किस भाषा का शब्द है, जापानी भाषा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं, जब जल अपने निम्नतर स्तर तक आ जाता है और तट से पीछे जाता है तो उसे क्या कहते हैं, भाटा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं, शीत जलधारा कौन सी, लेब्राडोर महासागरीय धारा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं, जिस स्थान पर गर्म व शीतल जलधाराएं मिलती हैं वे स्थान किसके लिए सर्वोत्तम माना जाता है, मत्स्य मछली पकड़ने के लिए।
अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सामान्य कहाँ पर गर्म धाराएं उत्पन्न होती है? भूमध्य रेखा के निकट। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। वे प्रक्रम जिसमें जल लगातार अपने स्वरूप को बदलता रहता है और महासागर, वायुमंडल एवं स्थल के बीच चक्कर लगाता रहता है, तो वह कहलाता है जल चक्र। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। लवणीय जल में किसकी मात्रा अधिक होती है? सोडियम क्लोराइड की। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। गर्म महासागरीय धारा कब उत्पन्न होती है? का और खा दोनों में। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। दिन में 2 बार नियम से महासागरीय जल का उठना और गिरना कहलाता है ज्वार भाटा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। पृथ्वी का कितने प्रतिशत भाग जल से ढका है? 3/4। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। इक्वाडोर विपरीत धाराएं विषुवतीय के किस तरफ चलती है? विषुवतीय के विपरीत। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। ज्वालामुखी के आने पर सबसे ज्यादा नुकसान किस जगह पर होता है? ज्वालामुखी केंद्र पर। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले चैप्टर 6 पे, प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य जीव। पहला सवाल है। मनाली कहाँ पर स्थित है? हिमाचल प्रदेश। अगले सवाल की तरफ पढ़ते हैं। पृथ्वी के फेफड़े किसे कहा जाता है? ब्राजील के उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों को। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। फलों की कृषि के कारण विश्व का फलोद्यान किसे कहा जाता है? भूमध्य सागरीय प्रदेश को। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। उष्णकटिबंधीय घास स्थल सवाना कहाँ पर पाई जाती है? तो वह पूर्वी अफ्रीका। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। शीतोष्ण कटिबंधीय घास स्थल कौन कौन से हैं? तो पियरी उत्तरी अमेरिका। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। शीतोष्ण प्रदेशों में सामान्यतः कौन कौन से जानवर पाए जाते हैं? तो उपरोक्त सभी। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। काई और लाइकेन कहाँ पर पाए जाते हैं? टुंड्रा वनस्पति में। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन का एक सामान्य जानवर कौन सा है? बंदर। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। शंकुधारी वन की एक महत्वपूर्ण वृक्ष प्रजाति कौन सी है? चीड़ और देवदार। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। स्टेपी घास स्थल कहाँ पर पाए जाते हैं? मध्य प्रदेश, एशिया में। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कौन से हैं? उपरोक्त सभी। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। उष्णकटिबंधीय घास स्थल में कौन से जानवर पाए जाते हैं? हाथी। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। प्राकृतिक वनस्पति को कितनी श्रेणियों में बांटा जाता है? 3। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। गिरिपाद में स्थित कौन से घने वन अदृश्य हो गए? साल व सागवान। अगले सवाल की ओर चलते हैं। जो मध्यम वर्षा वाले क्षेत्र में विकसित होते से क्या कहलाता है? घास स्थल। अगले सवाल की ओर। उष्णकटिबंधीय सदाबहार घने वन कहाँ पाए जाते हैं? भूमध्य रेखा व कटिबंध, उष्णकटिबंध में। अगले सवाल की ओर चलते हैं। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन में कौन से जानवर पाए जाते हैं? उपरोक्त सभी। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। शीतोष्ण सदाबहार वन कौन से तटीय प्रदेशों में स्थित होते हैं? मध्य अक्षांश। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। शीतोष्ण सदाबहार वन में कौन से वृक्ष पाए जाते हैं? उपरोक्त सभी। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। शीतोष्ण पर्णपाती वन कौन से तटीय प्रदेशों में पाए जाते हैं? उपरोक्त सभी। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। शीतोष्ण पर्णपाती वन में कौन से पक्षी पाए जाते हैं? तो उपरोक्त दोनों। अगले सवाल की ओर चलते हैं। भूमध्य सागरीय वनस्पति के क्षेत्र में कौन से फल पाए जाते हैं? तो उपरोक्त सभी। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। प्राकृतिक वनस्पति की मुख्य श्रेणियां कौन सी है? तो उपरोक्त सभी। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। घास स्थल किन क्षेत्रों में विकसित होते हैं? मध्यम वर्षा वाले क्षेत्रों में। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन कौन कौन से होते हैं? तो उपरोक्त सभी। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। निम्न में नींबू सिट्रस के फल बताइए? तो उपरोक्त सभी। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। उष्णकटिबंधीय घास स्थल को पूर्वी अफ्रीका में किस नाम से पुकारा जाता है? तो सवाना। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। ध्रुवीय प्रदेशों में किस प्रकार की प्राकृतिक वनस्पति पाई जाती है? उपरोक्त सभी। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। ध्रुवीय प्रदेश के जानवर ठंडी जलवायु में खुद को कैसे सुरक्षित करते हैं? तो 1 और 2 दोनों। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। ध्रुवीय प्रदेश कौन कौन से जानवर पाए जाते हैं? तो उपरोक्त सभी। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन कहाँ पर पाए जाते हैं? भारत में। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। काई और लाइकेन कहाँ पर पाए जाते हैं? टुंड्रा वनस्पति में। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। कांटेदार झाड़ियां कहाँ मिलती है? गर्म और शुष्क रेगिस्तानी जलवायु में। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन का एक सामान्य जानवर कौन सा है? बंदर। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। शंकुधारी वन की एक महत्वपूर्ण वृक्ष प्रजाति क्या है? चीड़। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। विश्व का फलोद्यान किसे कहा जाता है? भूमध्य सागरीय प्रदेश को। अगले सवाल की ओर मोनाल पक्षी कहाँ पर पाए जाते हैं? शीतोष्ण पर्णपाती वन।
तो दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले चैप्टर पर, मानव पर्यावरण अन्योन क्रिया उष्णकटिबंधीय एवं उपोष्ण प्रदेश। तो पहला सवाल है, विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग कहाँ है? ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, परिवहन का सबसे महंगा साधन कौन सा? वायु मार्ग। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, मांस खाने वाली मछली कौन सी है? पिराना। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, एक सींग वाला गेंडा कहाँ पाया जाता है? ब्रह्मपुत्र के मैदानों में। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में किस रेखा के मध्य स्थित है? तो वे कर्क रेखा और मकर रेखा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, जिस स्थान पर कोई नदी किसी अन्य जल राशि में मिलती है तो उस नदी को क्या कहते हैं? मोहना। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, विश्व का सबसे बड़ी नदी बेसिन कौन सा? अमेजन नदी बेसिन। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, निम्न में से नकदी फसल कौन सी है? गन्ना और जूट। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, चाय के बागान कहाँ पर पाए जाते हैं? पश्चिमी बंगाल, असम। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, सिल्क का उत्पादन कहाँ पर किया जाता है? बिहार और असम। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, हरियाणा का एक प्रमुख पौराणिक तीर्थ पर्यटन स्थल कौन सा है? कुरुक्षेत्र। अगले सवाल की ओर चलते हैं, कांजीरंगा मानस वन्य प्राणी अभयारण्य कहाँ पर स्थित है? असम में। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, मेनियाक कहाँ का प्रमुख भोजन है? अमेजन। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, देवदार एवं फर किसके प्रकार है? शंकुधारी वृक्ष। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? नील नदी। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, वर्षा वन में कौन कौन सी फसलें उगाई जाती है? उपरोक्त सभी। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, वर्षा वन में महिलाएं क्या करती हैं? फसलों का। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, भारतीय उपमहाद्वीप की सहायक नदियां मिलकर किसका निर्माण करती है? गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, गंगा की सहायक नदी कौन सी है? तो उपरोक्त सभी। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या क्या कहते हैं? जनसंख्या घनत्व। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, चावल कहाँ का प्रमुख भोजन है? कलकत्ता। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, कलकत्ता किस नदी के तट पर स्थित है? हुगली। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, बंगाल टाइगर कहाँ पर पाए जाते हैं? तो डेल्टा क्षेत्रों में। तो दोस्तों ऐसी और भी एनसीईआरटी एमसीक्यू सीरीज की लेटेस्ट वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक और शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल कामयाब एजुकेटर में। आज के इस वीडियो में हम NCERT MCQ सीरीज जो क्लास 6 to 10 चैप्टर वाइज बनाई गई है उसकी कक्षा 7 की सामाजिक राजनीतिक जीवन भाग 2 पुस्तक का चैप्टर वाइज MCQ का रिव्यू करेंगे, जो DSSB और EMRS TGT सोशल साइंस के एग्जाम की तैयारी के लिए काफी बेनिफिशियल रहेगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों ये है हमारा सामाजिक राजनीतिक जीवन भाग 2 पुस्तक का पहला चैप्टर का नाम समानता। शुरू करते हैं। पहला सवाल, सभी लोकतंत्रों का आवश्यक पहलू क्या है? सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। बढ़ते अगले सवाल की ओर, एक लिखित या अलिखित नियमों का कौन सा समूह जिसके अनुसार राज्य का शासन चलाया जाता है? तो यह कहलाता संविधान। अगले चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। भारत में किस आयु से ऊपर के व्यक्ति को मत देने का अधिकार है? 18 वर्ष। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। भारतीय डैश सब व्यक्तियों को समान मानता है? संविधान। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। नागरिक अधिकार आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? 1950। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। नागरिक अधिकार आंदोलन सर्वप्रथम किस देश में शुरू हुआ? अमेरिका में। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार है? 6। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद में आते हैं? अनुच्छेद 13 से 35। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान में कितने हैं? 11। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का विचार किस पर आधारित है? समानता पर के विचार पर।
अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। संविधान द्वारा मान्य किए गए समानता के अधिकार को शासन ने कितनी तरह लागू किया है? 2 तरह से। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। किस वर्ष में उच्चतम न्यायालय ने सभी राज्यों के सरकारी स्कूलों को मध्याह्न भोजन यानी मिड डे मील की योजना आरंभ करने का आदेश दिया? 2001 में। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। भेदभाव का व्यवहार किसके विरुद्ध है? तो कानून के। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। किस देश में अफ्रीकी अमेरिकन लोग समानता के मुद्दे पर विशेष रूप से संघर्ष कर रहे हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। रोजा पार्क्स ने कौन सा आंदोलन प्रारंभ किया था? नागरिक अधिकार आंदोलन। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। किस वर्ष नागरिक अधिकार अधिनियम के तहत भेदभाव को निषेध कर दिया गया? 1964 में। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। रोजा पार्क्स की विद्रोही प्रतिक्रियाओं ने किसके इतिहास को बदल दिया? अमेरिका। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। भारत कैसा देश है? लोकतांत्रिक देश। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। लोकतंत्रीय सरकार के मुख्य तत्व कौन से हैं? उपरोक्त सभी। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। दलित का क्या अर्थ होता है? कुचला हुआ या टूटा हुआ। दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले चैप्टर की ओर। स्वास्थ्य में सरकार की भूमिका। पहला सवाल है। लोकतंत्र में किससे यह आशा की जाती है कि वे जनता के लिए कार्य करे? सरकार। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सरकार द्वारा चलाई जाने वाली स्वास्थ्य सेवाओं को क्या कहते हैं? सार्वजनिक। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से किस स्वास्थ्य सेवा में खर्चा अधिक होता है? तो निजी स्वास्थ्य सेवा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। स्वास्थ्य सेवा को कितने भागों में बांटा जा सकता है? 2। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। स्वस्थ जीवन के क्या लक्षण होते हैं? तनाव मुक्त और प्रसन्न रहना। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। भारत में हर वर्ष कितने डॉक्टर योग्यता प्राप्त करते हैं? 15,000। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सन 2000 में अस्पतालों की संख्या कितनी थी? 18,218। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। कोस्टारिका कहाँ का स्वस्थ देश है? दक्षिण अमेरिका का। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। हाकिम शेख को कितने अस्पतालों में ले जाया गया था? 8। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अमन को क्या हुआ था? वायरल बुखार। अगले सवाल की ओर चलते हैं। रंजन के पापा उसे कहाँ लेकर गए थे? प्राइवेट अस्पताल में। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। रंजन के इलाज में कितने पैसे खर्च हुए? 3,500 रुपए। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। स्वास्थ्य संबंधी सेवा कितने भागों में बटी है? 2। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले चैप्टर पर। राज्य शासन कैसे काम करता है। पहला सवाल है। विधानसभा के सदस्यों को क्या कहते हैं? विधायक। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। विधानसभा में बहुमत दल के नेता को क्या कहते हैं? मुख्यमंत्री। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। डैश राज्य में राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है? राज्यपाल। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। इनमें से शासन का कौन सा स्तर है? उपरोक्त सभी। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। शासन कितने स्तरों पर काम करता है? 3 स्तरों पर। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। राज्य का प्रमुख क्या कहलाता है? राज्यपाल। अगले सवाल की ओर मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली किसका संक्षिप्त रूप है? एमएलए का। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। एमएलए का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? जनता के द्वारा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। जनता का प्रतिनिधित्व कौन करता है? विधायक। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। हिमाचल प्रदेश को कितने निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा गया है? तो बांटा गया है 68 क्षेत्रों में। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। विभिन्न राजनीतिक दलों के उम्मीदवारों ने किस वर्ष का विधानसभा चुनाव जीता और विधायक बने? तो 2003। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। बहुमत प्राप्त करने के लिए राजनीतिक दल को कितने विधायकों की आवश्यकता होती है? 34 से अधिक। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कितने विधायक होने के कारण बहुमत मिला? 43। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। चुनाव के बाद किस दल के विधायक अपने नेता का चुनाव करते हैं? सत्ताधारी दल। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। चुनाव के साथ सत्ताधारी दल के विधायक अपने नेता का चुनाव करते हैं तो वे क्या बनते हैं? मुख्यमंत्री। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री किसका चयन करता है? मंत्रियों का। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। राज्यपाल किनकी नियुक्ति करता है? कावरखा दोनों, मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों की। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री व स्वास्थ्य मंत्री कौन से विभाग में कार्य करवाते हैं? तो उपरोक्त सभी। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। कौन सरकार द्वारा किए जा रहे कार्यों के बारे में जानकारी प्राप्त करने में सहायक होता है? तो वह प्रेस वार्ता। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। राज्य के पूरे बजट का कितना प्रतिशत पंचायतों को दिया जाता है? 40%। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। लोकतंत्र में किसका मुख्यतः शासन होता है? जनता का। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। तो दोस्तों ये हमारा पुस्तक का चैप्टर नंबर 4 लड़के और लड़कियों के रूप में बड़ा होना। तो पहला सवाल है 1960 के दशक में किस प्रकार के स्कूल में जाते थे? तो अलग अलग। लड़कों के प्राय क्या खेलने के लिए दिया जाता था? कार। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। समाज के लोगों में प्राकृतिक अंतर का सबसे पहला आधार क्या होता है? लिंग। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं कि किसने देश में लैंगिक आधार पर भेदभाव खत्म किया? संविधान ने।
अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, घर के कार्य और देखभाल की जिम्मेवारी किसकी मानी जाती है? स्त्री की। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, कौन सा द्वीप प्रशांत महासागर के दक्षिण में स्थित छोटे छोटे द्वीपों के समूह का ही एक भाग है? समोआ। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, समूह समाज पर किए गए अनुसंधान की रिपोर्ट के अनुसार किस दशक में बच्चे स्कूल नहीं जाते थे? 1920। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, द्वीपों पर बड़े लड़के कौन कौन सा काम सीखते थे? का और खा दोनों। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, द्वीप पर 13-14 साल की लड़कियां कौन से काम सीखती थी? उपरोक्त सभी। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, किस दशक में मध्य प्रदेश में पुरुषों के बड़ा होने व स्कूल जाने का वर्णन किया गया? तो 1960 में। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, 1960 के दशक में किन के लोगों के बीच में एक आंगन होता था? लड़कियों के। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, 1960 के दशक में लड़कियों समूह में क्यों जाती थी? उपरोक्त सभी। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, लड़कियों को खेलने के लिए कौन से खिलौने जाते? गुड़िया। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, समाज में स्त्री और पुरुषों में क्या समान नहीं समझा जाता? का और खा दोनों। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, घर के काम में स्त्रियों की मुख्य जिम्मेदारी कौन सी होती है? तो उपरोक्त सभी। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, शहरों और नगरों में लोगों को कौन कौन से घरेलू काम करने पड़ते थे? तो उपरोक्त सभी। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में किन्हें जलाऊ लकड़ी के भारी गट्ठर सिर पर ढोने पड़ते थे? का और खा दोनों को। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, स्त्रियों का शारीरिक काम कैसा होता है? का और खा दोनों। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, स्त्रियों और पुरुषों के बीच असमानता किसका बड़ा भाग है? सामाजिक व्यवस्था का। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, पूरे देश में महिलाओं के लिए कई गांवों में शासन ने क्या खोला है? का और खा दोनों। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, वैधानिक रूप से बालवाड़ियों की सुविधा के लिए किसी संस्था में महिला कर्मचारियों की कितनी संख्या होती है? 30 से अधिक। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, समोआ द्वीप कौन से महासागर के दक्षिण में स्थित है? तो प्रशांत महासागर। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, 1920 के दशक में अनुसंधान की रिपोर्ट के अनुसार समोआ द्वीप के बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, लड़कियों को किस प्रकार से बात करनी चाहिए? धीमी आवाज में। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, लड़कों को किस प्रकार की बात करनी चाहिए? रोब से। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, संविधान का महत्वपूर्ण सिद्धांत क्या है? तो उपरोक्त सभी। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले चैप्टर पे, औरतों ने बदली दुनिया। पहला सवाल है, भारत में कितने प्रतिशत महिला खेती का काम करती है? तो 83.6%। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, भारत में महिलाओं की साक्षरता दर कितनी है? 65%। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, लड़कियां किस कारणवश स्कूल जाना बंद कर देती हैं? उपरोक्त सभी। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, किस वर्ष में कानून बनाकर घरेलू हिंसा को रोकने का प्रयास किया गया? 2006 में। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, भारत में महिला खेती में कौन से कार्य करती हैं? उपरोक्त सभी। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, रोजी मैडम की कक्षा में कितने बच्चे हैं? 30। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, रोजी मैडम की कक्षा के बच्चों ने नर्स के लिए किसके चित्र बनाए? महिलाओं के। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, रोजी मैडम की कक्षा के बच्चों ने पायलट के लिए किसके चित्र बनाए? पुरुषों के। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, रूढ़िवादी धारणा में लड़कियों को क्या बनने के लिए सहयोग नहीं मिल पाता? उपरोक्त सभी। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, लक्ष्मी लाकरा किस परिवार से संबंधित थी? का और खा दोनों। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, लक्ष्मी लाकरा क्या थी? पहली इंजन चालक। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, कितने वर्ष पूर्व शिक्षा के बारे में कई नए विचारों को जन्म दिया? तो 200। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, राज सुंदरी देवी का जन्म कितने वर्ष पूर्व हुआ? तो 200। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, राज सुंदरी देवी ने कितने वर्ष की अवस्था में बांग्ला भाषा में अपनी आत्मकथा लिखी? 60 वर्ष। पंडिता की उपाधि किसे दी गई? रमा देवी। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, रमा देवी ने किस वर्ष एक मिशन स्थापित किया था? 1898। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, रमा बाई ने 1898 में कहां पर एक मिशन स्थापित किया था? का और खा दोनों। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, खेड़ गांव में किनको पढ़ने लिखने व स्वतंत्रता होने की शिक्षा दी जाती थी? तो का और खा दोनों। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, रमाबाई के मिशन में कौन सी कुशलताएं सिखाई जाती थी? का और खा दोनों। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, एक धनवान जमींदार परिवार की गृहिणी कौन थी? तो वह राज सुंदरी देवी। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, राज सुंदरी देवी ने असमानता के अपने अनुभव पर क्या लिखा? उपरोक्त सभी। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, राज सुंदरी देवी के अक्षर ज्ञान ने कौन सा भागवत पढ़ने का अवसर दिया? चैतन्य। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, भारत में कितने वर्ष में जनगणना होती है? 10 वर्ष। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, किस वर्ष की जनगणना के अनुसार लड़के 40% शिक्षित थे? 1961। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, भारत में कितने प्रतिशत महिला खेतों में काम करती थी? 84%। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, यौन प्रताड़ना सुरक्षा कानून कब चलाया गया था? 1997। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, घर के अंदर हिंसा विरोधी कानून
कब चलाया गया? 2006 में। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले चैप्टर पर, संचार माध्यमों को समझना। पहला सवाल है, टेलीविजन का प्रारंभ रूप क्या था? तो टेलीवाइजर। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, एक विज्ञापन का कितना मूल्य होता है? 500 से 8000। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, सार्वजनिक विरोध कैसे किया जाता है? उपरोक्त सभी। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, लहरिया नामक समाचार पत्र कौन से राज्य से संबंधित है? उत्तर प्रदेश। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, लहरिया नामक समाचार पत्र में कितनी दलित महिलाओं को काम किया? 8। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, किसने प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किया था? गुटेनबर्ग ने। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, लहरिया नामक समाचार पत्र कौन सी भाषा में लिखा जाता? अरबी में। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, मीडियम शब्द का क्या अर्थ होता? माध्यम। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, संचार के माध्यम कौन कौन से हैं? उपरोक्त सभी। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉनिक किसका माध्यम है? रेडियो और तथा टेलीविजन। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, प्रिंट मीडिया क्या है? अखबार और पत्रिकाएं। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, किस समय अवधि को स्वतंत्र भारत के संचार माध्यमों के लिए सबसे बुरा माना जाता है? तो 1975 से 77 की अवधि। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, अखबार और पत्रिकाएं कौन सा माध्यम है? छपे हुए माध्यम। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, सामूहिक रूप से रेडियो, टेलीविजन, अखबार, इंटरनेट और संचार के माध्यमों के लिए कौन सा एक शब्द प्रयोग किया जाता है? तो है मीडियम। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर कौन से दशक में आया था? 1940। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, भारत में पहला उपग्रह एप्पल सैटेलाइट कब अंतरिक्ष में भेजा था? 1981। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, 1959 में भारत में पहला दूरदर्शन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया था? दिल्ली में। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले चैप्टर, हमारे आसपास के बाजार। तो पहला सवाल है, बाजार किसे कहते हैं? तो उपरोक्त सभी। अगले सवाल में देखते हैं, बाजार कौन कौन से होते हैं? तो उपरोक्त सभी। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, साप्ताहिक बाजार किसे कहते हैं? इसमें भी उपरोक्त सभी। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, साप्ताहिक बाजारों में चीजें किन दामों पर मिल जाती है? सस्ते। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, साप्ताहिक बाजारों में कौन कौन सा सामान मिल जाता है? उपरोक्त सभी। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, मोहल्ले की दुकानों से किराने का सामान खरीदना कौन पहुंचती है? का और खा दोनों, सुजाता और कविता। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, अंजन मॉल कितना मंजिला शॉपिंग कॉम्प्लेक्स था? 5। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, मॉल में ब्रांडेड कपड़ों की दुकान कौन से तल पर थी? तीसरे तल पर। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और मॉल किसे कहते हैं? उपरोक्त सभी। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, खेतों से संबंधित सब्जी मंडी तक कैसे लेकर जाते हैं? उपरोक्त सभी। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, मॉल ने किस प्रकार की वस्तुएं बेचते हैं? तो का और खा दोनों। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, सप्ताह में लगने वाले बाजार को क्या कहते हैं? साप्ताहिक बाजार। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, समीर किस चीज का व्यापारी है? साप्ताहिक बाजार। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, जो लोग उत्पादक और उपभोक्ताओं के बीच होते हैं उनको क्या कहते हैं? व्यापारी। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, नीचे लिखे थोक बाजारों में दिल्ली का कौन सा बाजार है? उपरोक्त सभी। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, घर से बाहर कदम रखे बिना ही बाजार में प्रवेश को क्या कहते हैं? ऑनलाइन खरीदारी। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले चैप्टर की ओर, बाजार में कमीज। पहला सवाल है, रुई किन पौधों से प्राप्त होता है? कपास। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, कपास के पौधे के किस भाग में रुई भरी होती है? डोडे में। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, कपास की खेती में किस पर अधिक निवेश करने की जरूरत पड़ती है? खाद। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, किसानों को व्यापारी पर किस प्रकार निर्भर रहना पड़ता है? तो उपरोक्त सभी। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, एक करघे का मूल्य अधिकांशतः कितना होता है? तो 20,000 रुपए। अगले सवाल की ओर, पावर लूम क्या होता है? बिजली चालित करघा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, बुनकर उनके परिवार के सदस्यों को कपड़ा बनाने के लिए एक दिन में कितने घंटे काम करना पड़ता है? तो 12 घंटे। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, सहकारी संस्था द्वारा विक्रय का कार्य किए जाने पर किसकी भूमिका समाप्त हो गई? व्यापारी की। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, बाजार लोगों को कमाई के लिए क्या क्या अवसर देता है? तो उपरोक्त सभी। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, किस प्रकार के लोग बाजार से सर्वाधिक कमाई करते हैं? तो उपरोक्त सभी। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, सरकार किस प्रकार से सहकारी संस्थाओं की मदद करती है उचित मूल्य पर उनको कपड़ा खरीद कर? अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, इम्पेक्स गारमेंट फैक्ट्री में स्त्रियों को अधिकतर किन कामों में रखा जाता है? तो उपरोक्त सभी। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, कुर्नूल कहाँ पर स्थित है? आंध्र प्रदेश में। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, स्वप्ना कहाँ की रहने वाली थी? कुर्नूल की। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, स्वप्ना क्या करती थी? कपास की में खेती करती थी। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, एरोड कपड़ा कहाँ पर स्थित है? कहाँ पर मिलता है? तो तमिलनाडु में। रुई के गोलों से बीज अलग करने की विधि कहलाती थी जेनिंग मीव। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, विदेश में माल भेजना क्या कहलाता है? निर्यात।
अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, विदेश में माल मंगवाना क्या कहलाता है? आयात। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन पे, आमदन में से खर्चों को घटाकर बची राशि को क्या कहते हैं? मुनाफा। तो दोस्तों ये था हमारा कक्षा 7 की पॉलिटिकल साइंस की सामाजिक राजनीतिक जीवन भाग 2 का एमसीक्यू रिव्यू। ऐसी और भी एनसीईआरटी एमसीक्यू सीरीज की लेटेस्ट वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।